नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। प्रकाश पर्व से पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने लिखा है कि देश प्रकाश उत्सव मनाने के लिए तैयार है। मेरा मानना है कि पीएम मोदी का करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लोगों में खुशी की लहर लाएगा। 16 मार्च 2020 को कोरोना महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, वीजा मुक्त 4.7 किलोमीटर का इलाका भारतीय सीमा को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब से जोड़ता है। इसे कोरोना महामारी के मद्देनजर बंद कर दिया गया था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को समय पर खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हार्दिक आभार। यह गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व के अवसर पर हजारों भक्तों को पवित्र मंदिर में दर्शन करने का अवसर देगा। कॉरिडोर में यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि लोगों की यात्रा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि सिख संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए 19 नवंबर से पहले करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाए। इससे पहले पंजाब के बीजेपी नेताओं ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। इस दौरान नेताओं ने उनसे करतारपुर कॉरिडोर को खोले जाने की मांग की थी। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरियाणा के भिवानी जिले के गांव सुई का लोकार्पण करने वाले हैं। ये गांव बिना किसी सरकारी मदद के आदर्श गांव बना है। गांव के ही एक व्यक्ति श्री कृष्ण जिंदल ने इस गांव को गोद लिया और गांव का विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना से प्रेरित होकर श्री कृष्ण जिंदल ने इस गाँव को आदर्श गाँव बनाया है। ये गाँव 300 साल पुराना है। राष्ट्रपति के आने से पहले रातों रात विकास कार्य पूरे कराने में अधिकारी भी देर रात तक काम में जुटे हुए थे। बीते 15 दिनों से राष्ट्रपति के यहाँ दौरा करने की बातें चल रही थी। आज हेलीकॉप्टर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ दोपहर 12 बजे पहुँचेंगे। राष्ट्रपति हेलीपैड से झील स्थल पर जाएंगे। यहाँ से सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुँचेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति सभागार परिसर में ही योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक स्कूल में लंच करेंगे। राष्ट्रपति भिवानी में करीब 2:15 बजे तक रुकेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रदूषण को लेकर हुई बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने को कहा है। मंगलवार को दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाई गई। उससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसानों की ओर से पराली जलाए जाने पर बगैर किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के ही हल्ला मचाया जा रहा है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र 10% है। जानकारों की माने तो आज से एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से पराली का धुआं लेकर हवाएं दिल्ली पहुंचने लगेंगी, जिससे प्रदूषण स्तर में इजाफा होगा। 18 नवंबर से हवाएं पूरी तरह पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा की तरफ से आएंगी, जिससे प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वह इस जहरीली हवा से कैसे निपटे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने वाले समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी आज गाजीपुर में रोड शो करेंगी। इससे पहले गाजीपुर में 27 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में संयुक्त जनसभा की थी और विधानसभा चुनाव में गठबंधन फाइनल कर दिया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के कारण सोमवार को समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा रद्द होने के बाद दोनों पार्टियां मिलकर रोड शो करेंगी। ये SP और SB-SP का पहला संयुक्त रोड शो होगा। आज इनका रोड शो गाजीपुर से आजमगढ़ वाया लखनऊ होगा। पीएम मोदी के महोबा दौरे से पहले आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचेंगे। योगी सुबह 11 बजे हेलीपैड पर अर्जुन बांध चरखारी आएंगे, जिसके बाद वो अर्जुन सहायक परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद अर्जुन सहायक परियोजना का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। सुबह 11:35 पर योगी महोबा के पुलिस लाइन ग्राउंड के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे तक पीएम के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी बैठक करेंगे, जिसके बाद वो दोपहर 12:40 पर झांसी के लिए रवाना हो जाएंगे। शिमला में आयोजित होने वाले विधानसभा अध्यक्षों के
कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी आज डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन 19 नवंबर को खत्म होगा। इस सम्मेलन में भारत के लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की जनता, संविधान और सदन के प्रति दायित्वों पर चर्चा होगी। इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में कुल मिलाकर 288 पीठासीन अधिकारियों समेत 378 पदाधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लेने अपने परिवार के साथ आएंगे। इसमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले लोगों के लिए हिमाचल में रहने के लिए खास व्यवस्था की गई है। राजस्थान में जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में इस बात के संकेत दिए हैं। हाल ही में दिल्ली में हाईकमान के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बैठक हुई थी। इसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सचिन पायलट की बगावत के बाद उन्हें और उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन मामला सुलझने के बाद से सचिन पायलट गुट नई नियुक्तियों के इंतजार में है। अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें कई बार आई, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से गहलोत कैबिनेट के विस्तार की चर्चा है। पिछले हफ्ते दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने भी उम्मीद जताई थी कि राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सोनिया गांधी से मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि कैबिनेट विस्तार में अनुभव, कामकाज और क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को ध्यान में रखा जाएगा। सचिन पायलट से पहले अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। कानपुर में जीका वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वायरस कानपुर शहर के अलावा अब आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से पैर पसारने लगा है। ये वायरस चकेरी से फैतुलगंज होते हुए दर्शनपुरवा पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि एक मरीज में इस वायरस की पुष्टि हुई है। मंगलवार को इस वायरस से नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें 4 फैतुलगंज, इसमें एक बच्ची और एक युवती शामिल है। कानपुर में जीका संक्रमितों की संख्या अब 120 के पार पहुंच गई है। सीएमओ नेपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से आई जांच रिपोर्ट में 5 और जीका संक्रमित मिले हैं। उसमें फैतुलगंज के 4 संक्रमितों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें 10 साल की बच्ची और 20 साल की युवती भी है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, उसके पास उन्नाव में भी सर्विलांस टीमों को एक्टिवेट कर दिया गया है। ये टीमें लगातार अपने काम में जुटी हुई हैं। साथ ही इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही है। झारखंड के दुमका में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। ऐसा आरोप उसके परिवार वालों ने लगाया है। लड़के के परिवार वालों की माने तो विवेक कुमार साहा नाम के एक युवक का एक लड़की के साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था और लड़की के परिजनों ने पहले युवक की बेरहमी से पिटाई की और फिर बाद में उसे जहर पिलाकर उसकी जान ले ली। वारदात मुफस्सिल थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि लड़की के घर वाले 1 हफ्ते पहले तक मामले की शिकायत को लेकर थाने भी गए थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता भी करवा दिया था। मृतक युवक ने मौत से पहले अपना बयान भी दर्ज करवाया है, जिसमें उसने लड़की के घर वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मृतक के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। साउथ दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन में हुए डबल मर्डर के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस को शक है कि डबल मर्डर की वारदात को 5 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच की, जिसके बाद उसे पता चला कि कोठी के बाहर 5 लोग दिखाई दिए थे, जो अपनी स्वेटर की हुड से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक कोठी के बाहर ये 5 लोग कुछ देर रुके, आपस में बातचीत की, उसके बाद कोठी के अंदर दाखिल हो गए। पुलिस के मुताबिक कोठी से बाहर निकलने के बाद आरोपी मकान के सीसीटीवी और डीवीआर अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस को जांच में ये पता चला कि लूटपाट के इरादे से दोनों महिलाओं की हत्या नहीं की गई थी। हत्या की असली वजह क्या है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हालात पर हाई लेवल बैठक होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें दोपहर 12 बजे हाई लेवल बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस चीफ भी इस बैठक में शामिल होंगे। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है, उसी को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसलिए ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। 12 बजे ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम दिग्गज लोग शामिल होंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर के ये हाई लेवल मीटिंग रखी गई है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ये बैठक बुलाई है। 12 बजे ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी को भी बुलाया गया है बैठक
बैठक में दिल्ली के लिए। जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस चीफ भी इस बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर यह चर्चा होने वाली है। प्रदीप दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा बताएं इस बैठक को लेकर के। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट बैठक रहेगी। अजय कुमार भल्ला जो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, ये दिल्ली से आज बैठक लेंगे। इसमें दिलबाग सिंह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हमारे इंटेलिजेंस चीफ रश्मि रंजन सोरेन भी इसमें हिस्सा लेंगे। और इसमें आपने सही कहा, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से टारगेटेड किलिंग हो रही है, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान गई है, जिसमें ज्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर या गैर कश्मीरियों को टारगेट किया गया। उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। तो इस मीटिंग में ये सब चीजों की चर्चा होगी। और दूसरा, जो लास्ट मीटिंग में जो होम मिनिस्टर ने दी थी, उस मीटिंग में भी जो चर्चा हुई थी, उस पर भी डिस्कशन होगा कि किस जो उन्होंने रिव्यू किया था, किस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया, कैसे किया, वो सारी भी चर्चा की जाएगी। और तीसरा जो विषय रहेगा वो ड्रोन का रहेगा, क्योंकि ड्रोन के द्वारा जो आर्म प्रॉब्लम होती है सरहद के पार से, तो उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। एक पॉलिसी लाने जा रहे हैं, एंटी ड्रोन पॉलिसी। ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इंस्टॉल किया गया है गाँव पे, और इस एंटी ड्रोन पॉलिसी को लेके भी डिस्कशन की जाएगी। ओवरऑल डिस्कशन जो रहेगी कश्मीर में हालात को लेकर रहेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी हैं, खासकर पार्ट टाइम टेररिस्ट, जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, एक सरदर्द बने हुए हैं, क्योंकि इनकी तरफ से पूरी कोशिश है लोगों को मारा जाए, भय पैदा किया जाए, इनके अंदर खौफ का माहौल पैदा किया जाए, ताकि 90 के दशक के वाले हालात में एक बार फिर से अपलाइन यहाँ से हो, जो पूरी कोशिश है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आ चुकी हैं। बीएसएफ भी अब कई इलाकों में जम्मू कश्मीर में निगरानी रखे हुए हैं, चौकसी बढ़ाए हुए हैं। तो टारगेट किलिंग को लेकर के इस मीटिंग में मंथन होने वाला है। प्रदीप, आप इस बैठक में नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख श्रद्धालुओं को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गुरु पर्व से पहले आज से करतारपुर कॉरिडोर खोला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और आज सुबह 11 बजे से श्रद्धालु अपने रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। और अब पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी करतारपुर कॉरिडोर प्रकाश पर्व से पहले खोलने की मांग की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल उस जत्थे का हिस्सा होगा जो 18 नवंबर को पाकिस्तान में गुरुद्वारे का दौरा करेगा। तो देखिए, यात्रा के लिए क्या क्या जरूरी है ये भी आपको बता दें। 11,000 से ज्यादा की करेंसी आप अपने पास नहीं रख सकते यात्रा के दरमियान। इसके अलावा अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर ही जाकर के आपको रजिस्टर करवाना होगा, अपनी यात्रा का कंफर्मेशन करवाना होगा। राष्ट्रीयता के लिए इंजन पर ही आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यात्रा की जो तारीख है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जो प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये आपको बता रहे हैं। पासपोर्ट साइज की फोटो वहां पर आप जाके अपलोड करें और इसके बाद पासपोर्ट की फ्रंट बैक फोटो भी अपलोड करें। इसके अलावा डिटेल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वहां पर आप सबमिट करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विदेश मंत्रालय की निगरानी में ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वक्त और डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। यहां पर आवेदकों को ईमेल मैसेज से जानकारी मिलेगी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से ठीक पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात का ऐलान किया। गुरु पर्व 19 नवंबर को है। इससे पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। अब 20 महीने के बाद ये कॉरिडोर खोला जा रहा है। 17 तारीख से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 को पहला जत्था 250 लोगों के साथ करतारपुर जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान सरकार के ढिंगे लगाने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का निर्णय लिया था और बीच में कोरोना की महामारी के कारण सभी यात्राएं, विदेशी यात्राएं स्थगित थी। उसमें ये भी यात्रा स्थगित चल रही थी। हम पिछले 4 दिन में प्रधानमंत्री जी को भी मिले, राष्ट्रपति जी को भी हम लोग जाके मिल के आए। कल हमने अमित शाह जी से भी मिलकर गुहार लगाई कि आपने जिस तरह श्री हरमंदिर साहब की डोनेशन के केसेस को ख़त्म किया, जैसे आपने 1984 के कत्लो गारत के जो केसेस उनको रीओपन करके दोषियों को सजा का काम शुरू कराया है, आपने गुरुपुर को पूरे विश्व में मनाने का काम शुरू किया, उसी तरह आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला था, अब दोबारा खोलिए।
लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया? एकदम से कैसे सरकार करतारपुर कॉरिडोर खोलने को राजी हो गई? क्या करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के सियासी मायने भी हैं? क्या पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया? सिख धर्म के लिहाज से देखा जाए तो करतारपुर कॉरिडोर का अपना बड़ा महत्व है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही थी। कृषि कानून भी पार्टी के चुनावी मंसूबों के सामने आड़े आ रहा था, जिससे पंजाब में भ्रम फैल गया था कि भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी है। सर्वे का नतीजा आने के बाद पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी की आला कमान से बात की और उन्हें पंजाब में बीजेपी की स्थिति के बारे में बताया। पंजाब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की हरी झंडी दे दी। करतारपुर कॉरिडोर खोलना सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की वकालत की थी। इस फैसले के जरिए सरकार ने संदेश दिया कि वो सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। पंजाब ने अपनी पैठ जमाने के लिए चुनावों से ठीक पहले बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है। इससे बीजेपी को पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से तलाश भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। मंगलवार को बैठक में हुए फैसले की जानकारी लेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारी रखी जाएगी। अब तक जो भी चर्चा हुआ है, जो भी मंथन हुआ है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने जानकारी पेश करनी होगी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर है AQI और कई बार हमने देखा 350 के पार AQI लेवल रहा है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपात बैठक में हुए फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपात बैठक बुलाएं और जल्द से जल्द विचार विमर्श करें, चर्चा करें कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे प्रदूषण को रोका जा सके। और चलिए अब बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। कोई शक नहीं है कि इस एक्सप्रेसवे से देश से उत्तरी फ्रंट की सामरिक ताकत में गजब की इजाफा हुआ है। दुनिया ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के शक्ति प्रदर्शन की ताकत भी देखी और एक के बाद एक लड़ाकू विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच डाउन भी किया, यानी कि जरूरत पड़ने पर एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन लैंड भी कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर आज C-130J हरक्यूलिस लैंड हुआ। हरक्यूलिस की लैंडिंग पूरी दुनिया को यह संदेश है कि भारत ने सामरिक दृष्टि से मजबूती की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। हरक्यूलिस की लैंडिंग के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ये कारनामा ये बताने के लिए काफी है कि एक्सप्रेसवे 2 मोर्चों पर जंग होने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहां से दोनों ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा सकेंगे। देखिए, सहारनपुर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ यदि आप मानिएगा तो उसकी कैपेबिलिटी देता है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है 413 किलोमीटर का, आपदा में भी ये बहुत बड़ा रोल
अदा कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान लेकर के जाना और उसको बिल्डअप करना और फिर 3.2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप जहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की यह महज एक्सरसाइज नहीं है, ये पूर्वी और उत्तरी फ्रंट पर भारत की बड़ी सामरिक शक्ति का नजारा है। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध काल के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। यहाँ से उत्तरी और पूर्वी दोनों ही फ्रंट्स की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। यानी अगर वक्त आया तो बालाकोट जैसी स्ट्राइक को 2 से 3 घंटे में आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340 किलोमीटर लंबा है, उसके ऊपर एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के बनाने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता है। इससे पहले यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और यमुना एक्सप्रेसवे पे इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाए गए हैं। इन एयर स्ट्रिप्स के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री खुद लैंड करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपनी जो सामरिक शक्ति में इजाफा होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो एयर स्ट्रिप्स होते हैं इनको थोड़ा और अधिक मजबूत बनाना पड़ता है। खर्चा जरूर ज्यादा आता होगा नॉर्मल हाईवे और एयर स्ट्रिप के ऊपर से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप की जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या बेहद करीब है। वाराणसी यहां से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पूर्व और उत्तर के एयर बेस भी नजदीक है। नेपाल बॉर्डर भी करीब ही है। आए दिन आतंकी देश के मंदिरों पर हमला करने की धमकी देते हैं। इस लिहाज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बेहद जरूरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर में ये 3.2 किलोमीटर का सहारनपुर के इलाके में आपने देखा, जहां की प्रधानमंत्री गए और खुद C-30J हरकुलस एयरक्राफ्ट से वो लैंड किया। वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक तरह का मीडियम हेवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसका लैंड करना वो कैपेबिलिटी को दिखाता है। उसके बाद जो एयर शो हुई है वो हमारी सामरिक जो क्षमता है उसमें बहुत बड़े इजाफे को दिखाता है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, सहारनपुर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ यदि आप मानिएगा तो उसकी कैपेबिलिटी देता है। भारत चीन डोकलाम विवाद के बाद चीन के जिंजियांग प्रांत और तिब्बत क्षेत्र में 16 एयरबेस तैयार किए। इन एयरबेस में मौजूद चीन की लॉन्च रेंज मिसाइलों की रेंज में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के 5 बड़े एयरबेस के साथ कई बड़े शहर भी आते हैं। लेकिन पूर्वांचल में एयर स्ट्रिप बनाने से चीन भी अब भारत की 600 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली मिसाइलों की जद में आ चुका है। यानी एयरफोर्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर से ही चीन पाकिस्तान के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। और इसी के साथ रुक रहे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिख श्रद्धालुओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। गुरु पर्व से पहले आज से करतारपुर कॉरिडोर खोला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और आज सुबह 11 बजे से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा वो भी टाइम्स नाउ नव भारत आपको बताएगा। देखिए, यात्रा के लिए RT-PCR रिपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, अनिवार्य है, ये आपको अपने साथ रखना होगा। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर खुलने की मांग की थी। और ये तस्वीर आप देखिए, तमाम श्रद्धालु जो काफी ज्यादा खुश हैं और तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर सकें। राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर के यहाँ पर प्रक्रिया भी रखी गई है कि किस तरीके से आपको वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। आप सिख श्रद्धालुओं के चेहरे पर साफ तौर पर एक खुशी, एक उमंग देख सकते हैं और दर्शन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उच्चे मंदिर सनैरी तेरे बाबा नानकान वालिया, उच्चे मंदिर सनैरी तेरे बाबा नानकान वालिया,
ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੇਲਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੇਲਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੱਥਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਜੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ सरकार ने, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत खुशियां जी, बहुत ही तो खुशियां। देखिए श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी गुरप्रीत भी जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, साफ तौर पर इस कॉरिडोर के खुल जाने के बाद से श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी साफ साफ नजर आ रही है सुबह सुबह। जी बिल्कुल, अगर बात करें पूरे पंजाब में ना के जो लोग हैं यहाँ के, पूरे देश में लोग खुश है इस बात को लेके। और इस बात की डिमांड पिछले 1 साल से लगातार की जा रही थी। कोविड के आने के कारण हमने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बंद किया हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट लगातार पुश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरपुरब आने से 2 दिन पहले जब भारत सरकार ने इसको अलाउ किया तो सारी जगह से वेलकम मूव आई। और हमने देखा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, सबने ये बोला। और पंजाब कैबिनेट ने तो ये भी डिसीजन ले लिया है कि वो भी 18 नवंबर को दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो इस समय जो माहौल है यहाँ पंजाब का, हर एक सिख, हर एक घर में खुशी की लहर है, क्योंकि ये डिसीजन गुरपुरब से पहले लिया गया है। जिस बात को लेके लोगों का ये कहना है कि ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ताकि लोग गुरपुरब वाले दिन वहां जाके अपने दर्शन कर सकें, अपनी जो श्रद्धा है वो गुरु को नमन कर सकेगा। गुरप्रीत, जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर क्या प्रक्रिया अनिवार्य होगी, क्या प्रोसेस को अपनाना होगा लोगों को, किस बात का खास तौर पर ख्याल रखना होगा? तो जो आज क्योंकि हम यहाँ पे ही हैं, और आज जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन पहले भी हो रही थी, अब रजिस्ट्रेशन आज खुल जाएगी। उसके बाद प्रॉपर प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर में जो लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको अलाउ किया जाएगा। और इस बात के लिए स्पेशल डेस्क वहां पे सेट किया जाएगा, ताकि क्योंकि जैसे ये मैसेज दिया है लोग वहां पे आने शुरू हो गए हैं, लोगों की इंक्वायरी है। तो आज 10 बजे के बाद लगातार लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वो जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और सभी अरेंजमेंट पुख्ता किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जाने में, क्योंकि नवंबर 19 को गुरपुरब है, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये परमिशन दी है उसके पूरे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जाने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत आपका इस खास जानकारी के लिए। तो देखिए, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा करके दर्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी शामिल होंगे। शताब्दी सम्मेलन में अगले 100 वर्ष की कार्य योजना बनेगी और 23 राज्य के विधानसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 10 राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष होंगे शामिल। और शिमला में 1921 में ये पहला सम्मेलन हुआ था। तो 23 राज्य के विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होने वाले हैं। काफी भव्य ये कार्यक्रम, पीठासीन अधिकारियों को शताब्दी सम्मेलन का ये कार्यक्रम, जिसमें 1921 में शिमला में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था और अब ये सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 23 राज्य के विधानसभा अध्यक्ष शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे और साथ ही 10 राज्य के उपाध्यक्ष भी होंगे। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित महोबा दौरा अर्जुन सहायक परियोजना का पीएम लोकार्पण करेंगे, जिसमें महोबा हमीरपुर बांदा के किसानों को पानी मिलेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे, वहां पर क्या स्थिति है और पीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए वहां पर एक बार पहुंचेंगे। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर का आज रोड शो होगा। आज दोनों ही नेता एक साथ रोड शो करने वाले हैं। गाजीपुर से आजमगढ़ तक ये रोड शो होने वाला है। बीजेपी को जवाब देने के लिए पूर्वांचल में ही ये रोड शो रखा गया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और आज देखिए अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों नेता एक साथ रोड शो करने वाले हैं और गाजीपुर से आजमगढ़ तक ये रोड शो होने वाला है ताकि बीजेपी को जवाब दिया जा सके। पूर्वांचल में ये रोड शो इसीलिए रखा गया है। और आज चित्रकूट में प्रियंका गांधी की रैली होगी। महिलाओं से प्रियंका संवाद भी करने वाली है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं संवाद का एजेंडा होगा। दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी की रैली होगी। प्रियंका
यहाँ पर महिलाओं के हक के लिए लड़ना सिखाएंगी। और देखिए किस तरीके से दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी ने ये रैली रखी है। महिलाओं से वो सीधा संवाद करने वाली हैं और जो एजेंडा है वो भी आपको बता दें। इस संवाद का जो एजेंडा है वो ये है कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भरोसा जताने वाली हैं। और अब बात पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने एक बार फिर से सुरक्षा बल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कल यहां पर हैदरपुर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि इस एनकाउंटर में 2 निर्दोष क्रॉस फायरिंग भी मारे गए हैं। और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर देश में एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करवाने का आरोप लगाया है। देखिए। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराते हैं। कश्मीर में सेना के जवानों ने आतंक को दिया मुंहतोड़ जवाब। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के बीच सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों का हैदरपोरा में हुआ सफाया। लेकिन सेना की इस कामयाबी में भी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजनीति कर रही हैं और सेना के ही इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुनिए महबूबा मुफ्ती का ये नापाक बयान। एनकाउंटर हुआ, मिलिटेंट मारे गए, हम समझते हैं, मगर मिलिटेंट के साथ साथ जो वहाँ इल्जाम लगा है कि जो घर का रहने वाला था, जो घर वाला था, उसको शील्ड बना के लेके गए, ये उसके घर वाले कहते हैं, वो भी मर गया। और एक जवान डॉक्टर आपकी तरह बिल्कुल यंग मुदस्सिर नाम का डॉक्टर, वो भी मारा गया। इनके पास एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री चलती है, वो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराओ। त्रिपुरा से शुरू किया, उसके बाद यूपी, अब महाराष्ट्र, क्योंकि जूं इलेक्शन यूपी के नजदीक आएंगे। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराते हैं। सुरक्षा बलों को सोमवार शाम को हैदरपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ को साथ लेकर इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। हैदरपोरा इलाके के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों को जवाब दिया। आतंकवाद के मामले को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सियासत करती नजर आई। हैदरपुरा एनकाउंटर अभी खत्म भी नहीं हुआ था। महबूबा मुफ्ती सुरक्षा कर्मियों की प्रशंसा करने के बजाय उन्होंने मुठभेड़ पर सवालिया निशान लगा दिया। ये पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी नजर आई हैं। पहले भी कई बार वो आतंकवादियों का समर्थन कर चुकी है और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ इल्जाम लगा चुकी हैं। इस बार उन्होंने बिना किसी तथ्य और सबूतों के सुरक्षा कर्मियों पर 2 मासूमों की जान लेने का आरोप लगाया है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी आतंकी हैदर और उसका साथी मारा गया। इस ऑपरेशन में आतंकियों का एक मददगार और मकान मालिक भी क्रॉस फायरिंग में मारा गया। ये अपने घर में आतंकियों को रहने की जगह देते थे। इसी घर में आतंकियों ने एडवांस सुविधाओं से लैस ठिकाना बनाया हुआ था। बिजनेस के रूप में करता था, लेकिन टेररिस्ट का मॉडल चला रहा था। ये नॉर्थ कश्मीर से टेररिस्ट ला के अपने घर में रखता था, टॉप वाली फ्लोर पर, और वहीं से टेररिस्ट ऑपरेट करते थे। अब इसी मकान मालिक और आतंकियों के मददगार की वकालत महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। जब घाटी में निर्दोष और निहत्थे लोगों को आतंकी निशाना बनाते हैं, तब तो महबूबा मुफ्ती इन दहशतगर्दों को कसूरवार नहीं ठहराती। महबूबा मुफ्ती का काम ही है समाज में जहर घोलकर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा किसी की हमदर्द नहीं हो सकती। वो आतंकवादी जो पाकिस्तान से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां लेकर आते हैं, जिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने कश्मीर के छोटे छोटे बच्चों को मारा है, जिन पाकिस्तानियों ने कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर कोशिश और हर साजिश की है, उनके खिलाफ तो महबूबा मुफ्ती बोलती नहीं है। अक्टूबर महीने से आतंकियों ने कई निहत्थे और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया था। घाटी में आतंकियों की टारगेट किलिंग एक बार फिर शुरू हो गई थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली। पिछले 6 दिनों में 7 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 4 आतंकी कल हैदरपोरा में मारे गए।
12 नवंबर को 2 आतंकी कुलगाम में और 1 आतंकी 11 नवंबर को मारा गया। जहां तक मिलिटेंसी का मामला है, शायद इन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। ये पत्थरबाजों को भी समर्थन करती थी, ये जमायत इस्लामी के लोगों को भी समर्थन करती थी। तो आज इस प्रकार की बात कह करके ये उन सुरक्षा बल के जवानों ने जिन्होंने मेहनत के साथ अपने शहादतें दे करके उनको मारा है, तो उन पर एक प्रश्न चिन्ह है। इस प्रकार के देशद्रोहियों को उसी प्रकार से डील करना चाहिए जैसे मिलिटेंसी में इन्वॉल्व लोगों को डील किया जाता है। कश्मीर में अमन और शांति एक बार फिर बहाल करने के लिए लोगों के मन से डर और खौफ निकालने के लिए सुरक्षा बल फुल एक्शन में है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया है, जो आगे भी जारी रहेगा। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत गौर से देखिएगा। वो खबर जो आपको जरूर जानना चाहिए, खास करके अगर आपके घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं और वो इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सीबीआई ने 14 राज्य और कई केंद्र शासित प्रदेशों के 76 शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। ऐसा क्यों? रिपोर्ट में देखिए। जिस वक्त देश में लोग कोरोना के चंगुल में फंसने से परेशान थे, उस वक्त देश के बच्चों को साइबर अपराधी अपने चंगुल में ले रहे थे। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम 2019 की तुलना में 2020 में 400% से ज्यादा बढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर मामले यौन कार्यों में बच्चों को दिखाने वाले सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े हैं। पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 161, महाराष्ट्र में 123, कर्नाटक में 122 और केरल में 101 दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा में 71, तमिलनाडु में 28, असम में 21, मध्य प्रदेश में 20, हिमाचल प्रदेश में 17, हरियाणा में 16, आंध्र प्रदेश में 15, पंजाब में 8 और राजस्थान में 6 केस सामने आए थे। ये केसेस बताते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला चिंताजनक हो चुका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस यूयू ललित ने एक संवाद कार्यक्रम में कहा था कि सिर्फ बाल तस्करी और बाल शोषण ही नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र ने 850 पॉर्न साइट्स पर बैन लगा दिया था। इसका विरोध हुआ तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई पेश की थी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तब के चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच के सामने कहा था, अगर कोई अकेले में पोर्नोग्राफी देखना चाहता है तो उस पर बैन नहीं है। इंटरनेट के इस दौर में सभी पॉर्न साइट्स को बैन करना मुश्किल है। हम किसी के बेडरूम में जाकर नहीं झांक सकते। लेकिन सवाल अकेले इंसान का नहीं, बच्चों का है। विडंबना ये है कि कोरोना काल में पढ़ाई के लिए इंटरनेट पर ज्यादा वक्त बिताने की वजह से बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण, अश्लील संदेशों के आदान प्रदान और पोर्नोग्राफी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। और चिंताजनक बात यह है कि अधिकांश मामलों में ज्यादातर माता पिता इस खतरे से परिचित ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।